हेलो, आज हम कक्षा 12वीं इतिहास के बारे में जानकारी का अध्ययन करेंगे। कक्षा 12वीं इतिहास, जो हमारा पहला चैप्टर है, भारतीय इतिहास की कुछ विषय। भाग 1, अध्याय है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। सबसे पहले हम जानते हैं इतिहास क्या है। जो वर्तमान में घटने वाली घटनाएं होती हैं उसे हम इतिहास कहते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। जो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता है वह 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक के बीच में इसका काल निर्धारण किया गया है। और प्राचीन भारत की पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। यह संस्कृति पहली बार हड़प्पा नामक स्थान पर खोजी गई थी, इसलिए उसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम रखा गया था। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले की रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच इसका काल निर्धारण किया गया है। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता का विस्तार प्रारंभ में 12,99,600 वर्ग किलोमीटर निर्धारित किया गया है, जो अब 15 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास संभित है। सिंधु सभ्यता के लिए सुझाया गया है नाम सिंधु सांस्कृतिक एवं सिंधु सभ्यता का उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। सिंधु सभ्यता में महादेवन एवं विश्वनाथ द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर 2467 अभिलेखों के सबूत मिले हैं, जिनकी संख्या कितनी रखी गई है? 3000 रखी गई है अभिलेख। हड़प्पा सांस्कृतिक काल तथा सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण 2600 से 1900 ईसा पूर्व रखा गया है। हड़प्पा संस्कृति के 4 भाग होते हैं। पहला है आरंभिक हड़प्पा संस्कृति। क्या है आरंभिक हड़प्पा संस्कृति? दूसरा विकसित हड़प्पा संस्कृति। तीसरा पर्वतीय हड़प्पा संस्कृति। और चौथा जो होता है BC यानी ईसा पूर्व के नाम से भी जाना जाता है इसे। और DAD यानी ईसा मसीह के जन्म वर्ष के पहले। और BP का मतलब होता है आज से पहले। BP यानी आज से पहले। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921-22 में दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। दयाराम साहनी ने 1921-22 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय दयाराम साहनी को दिया जाता है, जिन्हें 1921 में हड़प्पा का पुरातात्विक स्थल की खोज की। इसके बाद राखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और 1924 में सर जॉन मार्शल ने दुनिया को इस प्राचीन सभ्यता की खोज के बारे में बताया। सर जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता की खोजों के बारे में सभी को जानकारी दी। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, मुद्राओं का टीला, प्रेतों का टीला।
सिंध का पाक और सिंध का नक्सल स्थान। एक होते हैं मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। ये 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप क्या बताओगे? मृतकों का टीला। हड़प्पा संस्कृति को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? अब हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? चलिए हम आगे देखते हैं। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी के आसपास फैली हुई है। सिंधु नदी घाटी के आसपास फैली हुई है। यह इलाका उपजाऊ था। हड़प्पाई व्यावसायिक यहाँ पर खेती की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह खेती करना भी जानते थे। और हड़प्पा सभ्यता की लिपि, तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी, कौन सी लिपि? तो चित्रात्मक लिपि, प्रतीकात्मक लिपि, है ना। इन हड़प्पा सभ्यता की क्या थी? लिपि थी। तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रात्मक और प्रतीकात्मक है, जिससे अभी तक सफलतापूर्वक पढ़ा नहीं जा गया है। जिन्हें हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता को अभी तक पढ़ा नहीं जा गया है। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। जो हड़प्पा सभ्यता को जो लिपि थी वह दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी और इसके लगभग 400 से 600 चिन्हों में कुल 400 से 600 चिन्हों में कुल 39 अक्षरों का उपयोग सर्वप्रथम होता था। कितने अक्षरों का? 39 अक्षरों का प्रयोग इसमें सबसे प्रथम किया जाता था। इस लिपि को सिंधु लिपि या हड़प्पा लिपि भी कहा जाता है। इसलिए इस लिपि को सिंधु लिपि या हड़प्पा लिपि के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रथम प्रयास 1925 में ब्यंडेन ने तथा नवीनतम प्रयास नटवर खनपतराय सिंह ने धन्यास राजाराम ने की, लेकिन अभी तक सिंधु लिपि को प्रमाणित रूप से पढ़ा नहीं जा सका है। लेकिन कई विद्वानों ने अभी तक सिंधु सभ्यता को पढ़ने की कोशिश की, फिर भी उन विद्वानों ने अभी तक सिंधु सभ्यता को लिपि को पढ़ा नहीं सके हैं। अभी तक किसी भी विद्वान ने सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। और तीसरा आता है, लिपि के सबसे ज़्यादा अक्षर मोहनजोदड़ो से तथा दूसरे नंबर पर हड़प्पा से मिली है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिली है। लिपि के सबसे बड़े अक्षर धोलावीरा से मिले हैं, जिन्हें नोटिस बोर्ड का प्रतीक माना जाता है। आगे, सिंधु लिपि भाव चित्रात्मक है, अर्थात चित्रों के माध्यम से भावों को अभिव्यक्त करता है। सिंधु लिपि दोनों ओर से लिखी जाती थी, इसलिए इन्हें बुस्ट्रोफेदियंस कहा गया है। इस सिंधु सभ्यता के विभिन्न पक्षों को जानने की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है शैल खड़ी प्राप्त एवं पक्की मिट्टी से निर्मित विभिन्न आकार और प्रकार की मोहरें, जिनमें आयताकार और वर्गाकार प्रमुख हैं। आयताकार और वर्गाकार यानी शैल खड़ी यानी फायांस हम किसे, जैसे हमारा एक क्वेश्चन बनता है, फायांस क्या है? फायांस क्या है? हमारा एक क्वेश्चन बन गया। फायांस घिसी हुई रेत अथवा पकी हुई मिट्टी से पकाकर बनाया गया पदार्थ तो क्या कहता है? फायांस कहलाता है। घिसी हुई मिट्टी तथा एक आयताकार बर्तन से पकाकर बनाया गया पदार्थ क्या कहलाता है? पदार्थ जो कहलाता है वह फायांस कहलाता है। फायांस
फायांस कहलाता है। आयताकार का पर केवल लेख मिलते हैं आयताकार पर केवल लेख मिलते हैं, जबकि वर्गाकार पर लेख और चित्र दोनों मिलते हैं। मेसोपोटामिया की 5 बेलनाकार मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं तथा फारस की बनी हुई संगमरमर की मोहरें लोथल से मिली है। सिंधु सभ्यता के निर्माता के बारे में जानेंगे। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत उत्खनन में मुख्य रूप से 4 प्रकार के मानव अस्तित्व पंजर मिले हैं। यानी बंजर भूमि मिली है, जिनके आधार पर यह संभावना है कि व्यक्त की गई है। इसके निर्माण में विभिन्न प्रजातियों के लोगों का योगदान था। अब आगे देखते हैं। जिसके निर्माता 4 प्रकार को भागों में बांटा गया था। प्रोटोन, ऑस्ट्रोल, वायव्य, भूमध्य सागरीय, अल्पाइड, मंगोलिया। ये क्या थे? सिंधु सभ्यता के निर्माता के अंतर्गत आते हैं। हालांकि इसका संस्थापक द्रविड़ लोगों को माना जाता है। सिंधु सभ्यता के जो निर्माता थे वो कौन थे? द्रविड़ जाति के लोग। कौन थे? द्रविड़ जाति के लोग। सिंधु सभ्यता के जो निर्माता थे वो कौन थे? द्रविड़ जाति के लोग। सिंधु सभ्यता के जो निर्माता थे कौन थे? द्रविड़ जाति के लोग थे। ठीक है। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता। अब सिंधु सभ्यता की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो सिंधु सभ्यता की विशेषता जो हड़प्पाई संस्कृति की सामाजिक अवस्था का अनुमान। हड़प्पाई संस्कृति की सामाजिक अवस्था का अनुमान केवल उस सामाजिक के आधार पर किया जाता है जो उत्खनन में प्राप्त हुए हैं, जैसे कि मुहार रूप से जो मुख्य रूप से जो मूर्तियाँ पाई जाती थी वे इस अनुमान का आधार है कि वह मूर्तियाँ पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की अपेक्षा बराबर होती थी। अतः अनुमान है कि हड़प्पा संस्कृति का समाज मात्र प्रणात्मक प्रणाली पर आधारित है, अर्थात भवन निर्माण योजना की बाल मौत है। भवन निर्माण योजना को बात है। आगे देखते हैं। पृथक निवासित करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के परिवार जो थे वो क्या थे? पृथक निवास करते हैं, यानी अलग अलग निवास करते हैं। सामाजिक संगठन। हड़प्पा संस्कृति के लोग मुख्य रूप से शांतिप्रिय थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे मुख्य रूप से शांतिप्रिय थे। जिस परिष्कृत सभ्यता का इन नगरों में पाया जाता है उसके मालूम होता है कि समाज में धनी और निर्धन वर्ग थे। व्यवसाय के आधार पर समाज में विभिन्न वर्ग अस्तित्व में पाए जाते थे। 4 वर्ग व्यवसाय के आधार पर जो वर्ग पाए जाते थे सामाजिक संगठन में। कितने वर्ग थे? 4 वर्ग। कितने वर्ग? 4 वर्ग पाए जाते थे। देखते हैं कौन कौन से वर्ग हैं। तो पहला वर्ग है शिक्षित वर्ग। कौन सा वर्ग है? पहला वर्ग है शिक्षित वर्ग। दूसरा वर्ग है व्यावसायिक व दस्तकारी वर्ग। तीसरा वर्ग है श्रमिक एवं कृषक वर्ग, योद्धा तथा प्रशासनिक अधिकारी। चौथा। तो हम पहला वर्ग के बारे में जानते हैं जो हम देखते हैं सामाजिक संगठन, यानी हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं में से जो 4 वर्गों में विभाजित थे। शिक्षित वर्ग, व्यावसायिक वर्ग, श्रमिक वर्ग, योद्धा तथा प्रशासनिक अधिकारी। योद्धा तथा
प्रशासनिक अधिकारी। ये 4 वर्ग थी। तो प्रथम वर्ग शिक्षित वर्ग। इस वर्ग में पुरोहित, चिकित्सक, ज्योतिष, दार्शनिक आदि लोग निवास करते हैं। शिक्षित वर्ग के अंतर्गत पुरोहित, चिकित्सक, ज्योतिष, दार्शनिक आदि लोग निवास करते हैं शिक्षित वर्ग के अंतर्गत। दूसरा है व्यावसायिक वर्ग। कौन सा वर्ग? व्यावसायिक व दस्तकारी वर्ग। तो इस वर्ग में उद्योगपति, व्यापारी, जुलाहे, कुंभकार, धातुकर्मी आदि लोग निवास करते हैं। कौन से वर्ग में? व्यावसायिक व दस्तकारी वर्ग। अब आता है श्रमिक एवं कृषक वर्ग। तो इस वर्ग में किसान, श्रमिक नागरिकों के लिए यानी किसान वर्ग, श्रमिक तथा कृषक वर्ग यानी किसान लोगों के लिए इस वर्ग में किसान लोग निवास करते हैं। योद्धा तथा प्रशासनिक अधिकारी इसमें तो थे। इस वर्ग में हड़प्पा संस्कृति का मुख्य रूप से व्यापारियों का शांतिप्रिय समाज था। इस वर्ग में हड़प्पा संस्कृति का मुख्य रूप से व्यापारियों का शांतिप्रिय समाज था, लेकिन यहाँ के नगरों में गाड़ी और व अस्त्र शस्त्र भी प्राप्त हुए हैं। गाड़ी और अस्त्र शस्त्र यानी योद्धा तथा प्रशासनिक अधिकारी जो इस वर्ग में इन लोगों का व्यवसाय तथा शांति प्रिय था, लेकिन यहाँ के नगरों में गाड़ी और अस्त्र शस्त्र भी प्राप्त हुए हैं। गाड़ियाँ, बैलगाड़ी हो गया, अस्त्र शस्त्र हो गए, इन प्राप्त हुए हैं। इससे मालूम होता है कि निश्चित रूप से एक सैनिक वर्ग भी अस्तित्व में था। यानी हड़प्पा सभ्यता में जो थे वह सैनिक वर्ग भी अस्तित्व में आए थे। इसी प्रकार इन नगरों तथा ग्रामों की व्यवस्था के लिए एक प्रशासनिक वर्ग भी आवश्यक रहा होगा, लेकिन इसके प्रमाण उपलब्ध नहीं हुए हैं। किंतु वस्तुतः इस सिंधु सभ्यता का समाज शांतिप्रिय था, क्योंकि सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो क्या था? शांतिप्रिय था। शांतिपूर्वक जीवन यापन करते थे, शांतिप्रिय समाज था। शांतिपूर्वक जीवन यापन करते हुए सुख समृद्धि प्राप्त करना हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक इकाई थी। सुख समृद्धि प्राप्त करने की हड़प्पा सभ्यता की क्या थी? एक सामाजिक इकाई थी। अब आता है भोजन पर। विशेषता में आता है भोजन। क्या आता है? भोजन। तो इस सभ्यता के लोगों का मुख्य रूप से गेहूँ, ज्वार, है ना, रोटी, दलिया के रूप में ये लोग भोजन करते थे। वे दालें, मटर, तिल, अलसी, सरसों, चावल, खजूर, अन्य जंगली अनाज भी खाते थे। इसके अलावा वे गाय, भैंस, बकरी, सुअर, मछली जैसे मांस का भी सेवन करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य सुझाव और डेयरी उत्पादन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह दूध उत्पादन भी करते थे। डेयरी उत्पादन यानी दूध उत्पादन में भी इनका महत्वपूर्ण स्थान था। उनके पास मिट्टी के बर्तनों में दूध, दही, मक्खन और पनीर जैसे डेयरी उत्पादनों का संग्रहण की सुविधा उपलब्ध थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग दूध, दही, पनीर जैसे डेयरी उत्पादन भी करना जानते थे। वस्त्रभूषण, यहाँ से वस्त्रभूषण भी मिले। तो हड़प्पा काल के लोग सूती व ऊनी वस्त्रों का प्रयोग पहनते थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती कपड़े व ऊनी कपड़े का प्रयोग सूती कपड़े का प्रयोग भी करना जानते थे। और सूती कपड़े की अवशेष भी यहाँ से मिले, जैसे और देखते हैं। और सोने, चांदी, मिट्टी, तांबे, हाथी दांत और कीमती पत्थरों से बने आभूषणों का प्रयोग करते थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सोने, चांदी, मिट्टी, हाथी दांत, कीमती पत्थरों से बने आभूषणों का प्रयोग करते थे। यानी कि जैसे कि जिसमें पुरुषों और महिलाएं दोनों के आभूषणों का इस्तेमाल करते थे।
पुरुषों और महिलाओं जैसे कि दोनों के आभूषण, जैसे कि हार, चूड़ियाँ, अंगूठी, बालियाँ, करधनी आदि, ये सारे आभूषण की जानकारी भी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को था। श्रृंगार प्रसाधन। अब आप श्रृंगार प्रसाधन के बारे में जानते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के लोग सौंदर्य और श्रृंगार के प्रति सचेत थे। वे सिंदूर, लिपस्टिक, कोलियरियम, आईलाइनर का प्रयोग करते थे और विभिन्न प्रकार के आभूषण जैसे चूड़ियाँ, हार, झुमके पहनते थे। फायांस की चूड़ियाँ और मनके सोने व अन्य किसी कीमती धातुओं के आभूषण, कौड़ियों के बने बटन भी उपयोग किए जाते थे। पुरुषों में महिलाओं दोनों के विस्तृत केशव विन्यास की प्रथा भी प्रचलित थी, यानी कि महिलाएं केशव विन्यास की प्रथा भी प्रचलित थी इसमें, जैसे कि ड्रेसेज भी प्रचलित थे। साथ ही कंघी और शीशों जैसे प्रसाधन भी इस्तेमाल किए जाते थे। कंघी करना और शीशो यानी आईना। शीशो का मतलब होता है कायना, आईना, कंघी का भी इस्तेमाल किए करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। मनोरंजन। हड़प्पा सभ्यता के लोग नृत्य, संगीत, चौपड़ खेलकर मनोरंजन करते थे। वे शिकार और मछली पकड़ने का भी आनंद लेते थे। साथ ही टेराकोटा के बने खिलौने का भी इस्तेमाल करते थे। उत्खनन से प्राप्त मूर्तियाँ, खिलौने उनके मनोरंजन के प्रमुख साधन थे, यानी कि खुदाई करते समय जो मूर्तियाँ निकलती थी उनको वे खेलने के लिए भी इस्तेमाल किया करते थे। और हड़प्पा सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन तो विभिन्न प्रकार के फसलें उगाते थे, है ना। सिंधु सभ्यता के कृषक हल के स्थान पर कांटेदार पंच अथवा हैरो नुकीली कुदाली से खेती करते थे। पशु अस्थायी अवशेषों, अंकित पशु आकृतियाँ जैसे मिट्टी की अनेक पशु पक्षियों से पशुपालन का ज्ञान मिलता है। कांसों का प्रयोग करते थे। विश्व का कपास उत्पादन करते थे। शिल्प कार्यों के मनके बनाना, शंख की कटाई, मुहर के निर्माण, बाट बनाना। हाँ, हड़प्पा सभ्यता से 10 किलो, 64 किलो, है ना, 10 किलो, 64 किलो, 25 किलो तक के बाँटों के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए थे। जैसे शैल खड़ी जो एक मुख्य मुलायम पत्थर था जिससे मनकों का निर्माण किया जाता था। एक नंबर के क्वेश्चन में आया था। शैल खड़ी ये क्या है? एक मुलायम पत्थर है। एक क्या है? मुलायम पत्थर जिसका प्रयोग मनकों को बनाने के लिए किया जाता था, मनकों का निर्माण किया जाता था। शैल खड़ी पत्थर से क्या मनकों का निर्माण किया जाता था। धार्मिक विश्वास। अगला टॉपिक है धार्मिक विश्वास। धार्मिक विश्वास सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पत्थरों की छोटी मूर्तियाँ, मोहरें और मिट्टी की मूर्तियों के अध्ययन से सिंधु घाटी के लोगों के धर्म का कुछ अनुमान लगाया जाता है कि परम पुरुष और योगेश्वर का उपासना, लिंग और योनि पूजा, नगर पूजा, जल पूजा, सूर्य पूजा, अग्नि पूजा, पशु पूजा, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो पूजा पाठ पर भी विश्वास रखते थे। अपने शिव पूजा, पशुपति पूजा, मृतक संस्कार आदि सभी के बारे में जानकारी उनको प्राप्त है। अब आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के स्रोत भी मिले हमें, जैसे कि आवास, मृत्यु भंड, आभूषण,
औजार और मुहरे हैं। यदि ये क्या है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के स्रोत हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त सामग्री है, जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैं, जैसे आवास। तो हड़प्पा स्थलों पर मिले आवासीय संरचनाएं उस समय की वस्तुओं और जीवन शैली के बारे में बताती है। मृतबंड, विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन। मृतबंड उस काल की कलात्मक और तकनीकी प्रगति प्रदान करती है। आभूषण, तो खुदाई में मिले आभूषण उस समय के लोगों के सौंदर्य बोध और धातु कर्म के ज्ञान को उजागर करते हैं। आभूषण के अंतर्गत औजार और हथियार, तो पत्थर और धातु से बने औजार हथियार उस समय की तकनीकी और आर्थिक गतिविधियों के बारे में जानकारी देती है। मोहरा जिस प्रकार अक्सर शिलालेख और चित्रलिपि होती है, हड़प्पा लिपि और प्रशासनिक व्यवस्था को समझने में मदद करती है। चित्रात्मक लिपि होती है और हड़प्पा से लिपि और प्रशासनिक व्यवस्था को समझने में मदद करती है। तो इसमें इमारतें और खुदाई से मिले सिक्के। तो उत्खनन से प्राप्त इमारतों के अवशेष और सिक्के उस समय की अर्थव्यवस्था और शहरी नियोजन की जानकारी प्रदान करती है। उस समय की जो अर्थव्यवस्था है और शहरी नियोजन की जानकारी प्रदान करते हैं, किससे? इमारतें और खुदाई से मिले सिक्के के अनुसार। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। तो इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की थी और यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंटगोमरी जिला में स्थित है ना। पिंगट में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत समाज को जुड़वा राजधानी कहा जाता है ना। पिंगट में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत समाज की जुड़वा राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता से निम्नलिखित वस्तुएं मिली, जैसे कि कुम्हार का चक्र, अन्नागार, श्रमिक आवास है ना, मृत देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी की ताबूत, कब्रिस्तान है ना, हाथी का कपास, स्वास्तिक चिन्ह आदि ये कहाँ से मिले थे? हमें हड़प्पा सभ्यता के खोज के दौरान इन सब की जानकारी हमें प्राप्त हुई। तो चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किए थे। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने चांदी का प्रयोग सबसे प्रथम में किया था। मोहनजोदड़ो, अब आते हैं मोहनजोदड़ो। 1922 में खोज की गई थी। राखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की गई थी। सन 1922 में राखालदास बनर्जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। यह पाकिस्तान के लाखाना जिले में स्थित है और यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है और यहाँ से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर भी माना जाता है ना। मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर भी माना जाता है। यहाँ से मृतकों का एक बड़ा झुंड या टीला मिलता है ना। मोहनजोदड़ो से मृतकों का एक बड़ा झुंड एवं टीला भी मिलता है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली, जैसे कि पुरोहित आवास, घर में कुआं, विशाल स्नानागार, अन्नागार, सूती व स्वास्तिक चिन्ह, सबसे चौड़ी सड़क, सभागार, पशुपति शिव, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, तांबे के ढेर है ना। ये सभी कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से मिले थे। तो मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है।
तब मोहनजोदड़ो का अन्नागार जो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन और इमारत यानी भवन। स्वास्तिक मुहर सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिले हैं और स्वास्तिक मुहर जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, जिसका निर्माण सैलकड़ी पत्थर से किया गया है। जिसका निर्माण किससे किया गया है? सैलकड़ी पत्थर से किया गया है। चन्होदड़ो 1921 में इसकी खुदाई की गई थी, जो गोपाल मंजूमदार ने की थी। 1921 में चन्होदड़ो की खुदाई की गई, जो किसने की थी? 1921 में गोपाल मंजूमदार ने की थी। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह एकमात्र शहर है, चाहे एकमात्र क्या है? शहर, दुर्ग रहित शहर है। यही एक औद्योगिक शहर है। यह चन्होदड़ो का एक औद्योगिक शहर है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली, जैसे कि मेकअप की सामग्रियाँ, यानी मेकअप, स्त्रियाँ जो मेकअप करती थी, मेकअप की सामग्रियाँ, बॉक्स है ना, पेटी, पुराने ज़माने की पेटी हुआ करती थी, वो भी यहाँ से मिली हैं। लिपस्टिक, मानक का गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंटें, शिला, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता आदि ये कहाँ से मिले? चन्होदड़ो से। अब आते हैं रोपड़ 1953 में। इसकी खुदाई किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में इसकी खुदाई की थी। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ मानव के साथ साथ उनके पालतू जानवरों का भी शव मिला है। यहाँ पर मानव के साथ साथ उनके पालतू जानवरों का भी शव मिला है। ऐसा ही शव नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर में ब्रजहोम में मिला था। कहाँ मिला था? ब्रजहोम। कहाँ? ब्रजहोम। बानावली। अब आते हैं कहाँ? बानावली में। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की थी। यह हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। बानावली में जो थी वह जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण यहाँ के घरों में सूखता मिला है। यहाँ के घरों में सूखता मिला है, यानी कि पानी की व्यवस्था भी यहाँ के लोगों का जीवन यापन सुखमय नहीं था। यहाँ पर की सूखता यानी पानी की कमी हुआ करती थी। यहाँ के रास्ते टेढ़ी मेढ़ी हुआ करती थी। क्या वो टेढ़ी मेढ़ी रास्ते हुआ करती थी बानावली में? ठीक है। कालीबंगा। अब आते हैं कालीबंगा के बारे में। इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से अलंकृत ईंटें, चूड़ी, जुता हुआ खेत का हल, हवन कुंड मिले हैं। यह राजस्थान में सरस्वती को घाघर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरस्वती को एक नाम से भी और जाना जाता है। क्या कहते हैं? घाघर। नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। क्या है? घाघर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कौन? कालीबंगा। इसकी खुदाई बीके थापड़ तथा बीबी लाल ने किए थे। धौलावीरा। अब आता है धौलावीरा। यह गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। यह गुजरात में स्थित है। कौन? धौलावीरा। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। किसने की थी? रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। सुरकोटदा। ये कहाँ? सुरकोटदा। यह गुजरात में स्थित है। यह कहाँ है? गुजरात। यह कहाँ है? गुजरात में स्थित है। यहाँ से कला, सावधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है। सावधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है। इसकी खुदाई गणपति जोशी ने की थी। किसने की थी? जगपति जोशी। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने जगपति।
जगपति जोशी ने की थी। आगे लोथल, कौन सा है? लोथल। इसकी खुदाई ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में किया गया था। इसकी खुदाई भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में किया गया था। यह सिंधु सभ्यता का क्या है? बंदरगाह स्थल है। क्या? सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह स्थल है। लोथल को हम एक बंदरगाह भी कहते, कंफ्यूज नहीं होता, लोथल को हम बंदरगाह भी कहते हैं। यहाँ पर गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला। यहाँ क्या मिला? गोदीवाड़ा का साक्ष्य। तो गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला? लोथल या बंदरगाह। लोथल को हम बंदरगाह भी कहते हैं, बंदरगाह को हम लोथल भी कहते हैं। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों के खेल खुलते हैं। सड़कों की ओर यहाँ के घरों के दरवाजे, जो यहाँ के घर होते थे, जो वह क्या होते थे? सड़कों की ओर नहीं खुलते थे, सड़कों की ओर खुलते थे। अच्छा, यहाँ के घरों के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। यहाँ फारस की मुद्राएं में मिली, जो विदेशी व्यापार के संकेत है। यहाँ की क्या मिली? फारस की मुद्राएं, है ना? फारस की मुद्राएं यहाँ से मिली, जो विदेशी व्यापार के संकेत हैं। यहाँ से जो थे क्या थे? जुगल शासन मिला, जो संत प्रथा का प्रतीक है। क्या है? जुगल समाधान मिला है, जो संत प्रथा का प्रतीक है। अब आता है रंगपुर। क्या आता है? रंगपुर यह गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिलती है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है धोलावीरा। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है धोलावीरा। यह गुजरात पाकिस्तान में स्थित है। क्या है? गुजरात पाकिस्तान में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा स्थल कहाँ है? राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर क्या है? मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर क्या है? मोहनजोदड़ो। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आज का क्लास इतना ही रहेगा। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।